नमस्कार। सर्वमंगल मांगल्ये शिवे सर्वार्थ साधिके शरण्ये त्र्यंबके गौरी नारायणी नमोस्तुते। नारायणी नमोस्तुते। या देवी सर्वभूतेषु विद्यारूपेण संस्थिता नमस्तस्यै 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 नमो नमः। या देवी सर्वभूतेषु शान्तिरूपेण संस्थिता नमस्तस्यै 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 नमो नमः। या देवी सर्वभूतेषु शान्तिरूपेण संस्थिता नमस्तस्यै 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 नमो नमः। या देवी सर्वभूतेषु लक्ष्मीरूपेण संस्थिता नमस्तस्यै 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 नमो नमः। या देवी सर्वभूतेषु तृप्तिरूपेण संस्थिता नमस्तस्यै 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 नमो नमः। पराम्बा भगवती के चरणों में सादर प्रणाम निवेदित करते हुए और उनसे समस्त संसार के लिए सुख, समृद्धि, संपदा, सौभाग्य और स्वास्थ्य की कामना करते हुए आज के भैया जी उवाच का अंक प्रारंभ करता हूँ। आप सब मुझे अनुमति प्रदान करें कि मैं अपनी बात आगे बढ़ा सकूं। आदरणीय बहन विनीता चौरसिया जी जो शाहजहाँपुर की धरती से हैं उपस्थित हैं, और भाई दिनेश कुमार शांडिल्य जी जो कि मीट मेंबर्स की लाइन में हैं, अभी खिड़की से झांक रहे हैं, लेकिन मैं जानता हूं कि इनकी आदत है, ये अवश्य कूदेंगे अंदर और फिर हमारे साथ अपने मनोविनोदी विचारों को गंभीर तत्वों के साथ में हमारे साथ अपने अनुभव साझा करेंगे। हृदयांगल संस्था के संस्थापक महोदय आदरणीय श्री विधुभूषण त्रिवेदी जी भी उपस्थित हो गए हैं, उनकी उपस्थिति को भी सादर प्रणाम। अभी कल मैं विगत दिवस में जिस विषय पर चर्चा कर रहा था उस विषय को वहां से ही आगे बढ़ाने का प्रयास करता हूं, क्योंकि तारतम्य बना रहेगा तभी रुचि भी जागृत रहेगी। आज मैं कुछ ऐसे शब्दों का प्रयोग कर रहा हूं जिनको कि समझना आज की तारीख में बहुत आवश्यक है। बहुत से लोग अभी इन शब्दों के तारतम्य को न समझ पा रहे हैं, न उस दिशा में सोच पा रहे हैं। तो मैंने कल एक बात कही थी कि सबको अपने अपने वाचन में अपने अपने विषय पर नियंत्रण होना बहुत जरूरी है, उसका अध्ययन होना बहुत जरूरी है, और ख़ास तौर से तब जबकि हम ऑनलाइन वाचन करते हैं।
क्योंकि आप एक बार को कहेंगे किसी बात को ऑफलाइन में और किसी कारण से वो बात आपकी गलत साबित हो जाती है या आपको कहीं असहजता का अनुभव होता है तो आप तुरंत क्षमा मांग सकते हैं। लेकिन यहाँ आजकल कुछ ऐसी व्यवस्था हो गई है कि आजकल जब हम ऑनलाइन पर कोई जैसे लाइव करते हैं तो इसमें हमें प्रतिक्रिया नहीं दिखाई देती है। ऑफलाइन में सबसे बड़ा फ़ायदा ये है कि वहाँ प्रतिक्रिया तुरंत के तुरंत दिखाई दी जाती है, आई कांटेक्ट होता है। यहाँ हमारा आई कांटेक्ट अपने आप से ही होता है। इस आई का कांटेक्ट आई से होता है, किसी और से नहीं हो पाता। शक्लें दिखाई देती हैं लेकिन प्रतिक्रिया नहीं मिलती। ये सबसे बड़ा फ़ायदा भी है और सबसे बड़ा नुकसान है। नुकसान इसलिए कि हम जान नहीं पाते कि आपके मन में क्या है, और फ़ायदा इसलिए कि हम लोग सहज होकर के अपने विषय पर आगे बढ़ जाते हैं। जो हमने मनन किया है, जो अध्ययन किया है, हम उसी के हिसाब से आगे बढ़ते हैं, उसी दिशा में आगे बढ़ते रहते हैं। तो ये कल बात हुई थी। अब इसी बात को मैं थोड़ा सा और आगे बढ़ाता हूँ। जब भी हम किसी प्रकार का वाचन करते हैं तो विषय पर रहना बहुत जरूरी है। ये सिद्धांत हमें डॉक्टर सत्या होप टॉक से ही मिला था। मैं कहीं बाहर नहीं जाता, विषय से इतर जाने का मेरा कोई औचित्य नहीं होता। दृष्टांत दूंगा कहीं से कहीं तक का भी, उसकी कोई दिक्कत वाली बात नहीं है, लेकिन विषय से इतर नहीं जाना पसंद। ये सिद्धांत यहीं से पता चला था कि जब हम प्रारंभ में आए और कहना हमने प्रारंभ किया कि मैं फला फला हूँ, फला जगह से हूँ, मेरा पद ये है, कुछ सारी चीज़ें हैं, और मैंने इस विषय में अपनी एक समीक्षा जाननी चाहिए आदरणीय डॉक्टर सत्यप्रकाश, जैसे मैं बिल्कुल खुले तौर पर कहता हूँ, मुझे किसी किस्म का कोई वो नहीं। जब मैंने उनसे समीक्षा जाननी चाहिए तो उन्होंने सबसे पहली बात ये कही कि अब चूंकि आपको सब पहचानते हैं, इसलिए आपको ये कहने की आवश्यकता ही नहीं है कि मैं कौन हूं या क्या हूं। दूसरी चीज, प्रारंभ के 30 सेकंड ही इस बात को प्रभावित करते हैं कि आपका वाचन किस दिशा में जाने वाला है। इसलिए सीधे सीधे अपने वाचन पर रहिएगा, अपनी विषय वस्तु से न भटकिएगा, अपनी विषय वस्तु पर आइएगा, और उसमें किसी प्रकार का डेविएशन ना हो, उसमें किसी प्रकार का विचलन ना हो, इसलिए उसको घनीभूत करके रखिएगा, कंसंट्रेट करके रखिएगा, उसको डाइल्यूट ना हो। ये कुछ विचार इस प्रकार के थे जो कि जिन्होंने कि मेरे मन को काफ़ी कुछ नियंत्रित किया। क्योंकि जैसा सब जानते हैं कि मैं पहले कभी लाइव आने के बारे में सोचता भी नहीं था। यहाँ तक कि मैंने एक बार साक्षात्कार के लिए भी मना कर दिया था, इसी पटल के लिए, किसी और की बात नहीं करता, इसी पटल के लिए साक्षात्कार के लिए भी मना कर दिया था, क्योंकि मेरी इच्छा नहीं थी कि मैं पटल पर आऊँ या अपनी शक्ल दिखाऊँ या अपनी कुछ बात करूँ, नहीं चाहता था। लेकिन इस पटल पर आने के बाद ही मुझे इतना आत्मविश्वास दिया गया, इस प्रकार से मुझे उत्साहित किया गया, इस प्रकार से मुझे प्रमोट किया गया कि शुरू की हिचकिचाहट, जहाँ सबसे पहले दिन का यदि वाचन देखा जाए, ईमानदारी से सबसे सजन वाली बात को छोड़ दीजिएगा, क्योंकि उसमें तो हमें कुछ करना ही नहीं था। वो दौर था जबकि हम रचना लिख करके भेज देते थे और आदरणीय सत्यप्रकाश पांडे जी उसका वाचन किया करते थे। एक एक, दो दो, ढाई ढाई घंटे और कई बार 2-2 अंकों में भी उनके वाचन हुआ करते थे। इतनी रचनाएं आती थी सबसे सजन। आज हमें ये देख कर के थोड़ा अंदर से कष्ट भी होता है, दुख भी होता है कि वो सबसे सृजन जो कभी 2-2, 3-3 खंडों में प्रसारित हुआ करता था, आज उसके एक खंड को प्रसारित करने के लिए सप्ताह के स्थान पर 15 दिन का समय लग रहा है।
निश्चित रूप से बहुत पुराना शेर है, सब जानते हैं कि कुछ तो मजबूरियां रही होंगी, यूं कोई बेवफा नहीं। निश्चित रूप से इस समय समाज में जो उठापटक चल रही है, जो विश्व की उठापटक चल रही है, जो सामाजिक परिस्थितियां बदल रही हैं, पारिवारिक परिस्थितियां बदल रही हैं, लोगों की मानसिकता बदल रही है, परिवार में मानसिकता बदल रही है, निश्चित रूप से उसका प्रभाव भी हम सब लोगों पर पड़ता है। क्योंकि हम सब भी सामाजिक हैं, पारिवारिक हैं, हम सब के अपने परिवार में भी कुछ ना कुछ घटित होता रहता है, समाज में भी कुछ ना कुछ घटित होता रहता है, कुछ अपनी आवश्यकताएं भी होती हैं। कुछ दूसरी बात यह है कि उस समय के मुकाबले में आज की तारीख में सबकी उम्र इतने इतने साल तो बढ़ी गई। यदि हम 3 साल पहले यहाँ ज्वाइन किए थे तो 3 साल में हमारी उम्र भी तो 3 साल बढ़ गई, और हमारे साथ साथ सबकी उम्र 3 साल बढ़ गई। तो इसलिए बढ़ती आयु का भी प्रभाव होता है, वो भी सारी चीजें। लेकिन यहाँ से ही सारे सूत्र हमें मिले और उन्हीं सूत्रों पर हम आज तक दृढ़ हैं। अब वास्तविकता यह है कि चाहे मैं एक सप्ताह में आऊं, प्रतिदिन आऊं, दिन में 2 बार आऊं, या महीनों तक ना आऊं, वो एक ब्रांड बनाने में डॉक्टर सत्यप्रकाश पांडे ने मेरी बहुत हेल्प की है, या कहिएगा कि उन्होंने मुझे एक ऐसे ब्रांड के रूप में प्रोजेक्ट किया है कि अब मुझे कहीं भी अपने परिचय देने की आवश्यकता नहीं है। जब भी मैं लाइव आता हूँ, किसी भी पटल पर आता हूँ, मुझे परिचय देने की आवश्यकता नहीं। दूसरी चीज, मैं कल का इनकी कक्षा देख रहा था, उसके अंदर तो थोड़ा रुक करके जाऊंगा, उसके अंदर भी जाऊंगा, उसकी भी थोड़ी सी विवेचना करने का प्रयास करूंगा। लेकिन बाहर जब इन्होंने कहा कि ब्रांड है तो आपका डेडिकेशन कहाँ है, बी से डी तक की जो यात्रा वाली बात की उन्होंने, तो वो डेडिकेशन कहाँ है, वो डिवोशन कहाँ है। तो इसमें कोई अपनी तारीफ वाली बात नहीं है, या कोई ऐसा मंतव्य भी नहीं है कि कोई ये पहचाने कि हम इसके लिए कार्य कर रहे हैं। लेकिन आपको विश्वास कीजिएगा, अभी जब भोपाल जाना हुआ तो वहाँ लगभग 150 लोगों की भीड़ वहाँ पर पंडाल में एक समय में उपस्थित थे, 150 लोग। और वहाँ जाने से पूर्व ही अपने विजिटिंग कार्ड छपवा चुका था। मैं समझता हूँ आप सबको जानकारी होगी, जिसमें इस बात की जानकारी थी कि कौन कौन से पद नामित किए गए हैं मुझे किस किस संस्था के द्वारा। वहाँ मैंने लगभग 100 कार्ड अपने साथ आए हुए, पंडाल में बैठे हुए दर्शक गीता में बैठे हुए साहित्यकारों को, कलाकारों को, उनको प्रस्तुत। उनमें से कुछ तो निश्चित रूप से सब एक तरीके से उसका रिएक्शन नहीं करते, सब एक प्रकार से प्रतिक्रिया नहीं देते, लेकिन कुछ ऐसे होते हैं जो कि प्रतिक्रिया भी देते हैं। उनमें से लगभग 60-65 लोगों ने इस बारे में जानकारी प्राप्त की कि ये दोनों संस्थाएं क्या हैं और क्या करती हैं। मैं नहीं जानता कि वो कभी मुझसे फिर बाद में संपर्क करेंगे या नहीं करेंगे, या कभी मेरा उनसे मिलना हो पाएगा कि नहीं हो पाएगा, या वो इसके विषय में कुछ और जानकारी लेना चाहेंगे कि नहीं लेना चाहेंगे। लेकिन इस बात का विश्वास है कि कहीं ना कहीं उनके अवचेतन मन में हृदयांगन और डॉक्टर सत्या होपटॉक ने अपनी दस्तक दी। कुछ नहीं किया, केवल इतना भर किया है, कितना सा कार्ड उठा करके उनके सामने।
और जिन साथियों ने पॉडकास्ट का 5 मिनट का लाइव देखा है, पॉडकास्ट देखा है जो वहाँ पर भोपाल में हुआ था, तो उसमें भी आप सबने सुना होगा कि मैंने अपनी दोनों संस्थाओं का और अपने पद का नाम लिया है। यहाँ तक कि जो इसकी संयोजिका हैं आदरणीय शिव्या जैन जी, जीतू अग्रवाल जी और रक्षा सिन्हा जी, जिन्होंने कि वो पॉडकास्ट में मेरे साथ में भाग लिया था, उनको व्यक्तिगत रूप से अपना कार्य किया। बाकी सब लोगों को दर्शक दीर्घा में तो जिनको दिया वो मैंने बता ही दिया, लेकिन उनको व्यक्तिगत रूप से कार्ड दिया गया। और आज भी स्थिति ये है कि जो भी मेरा YouTube पर मैं वाचन ये डालता हूँ, जैसे आज का है, कल का है, ये जो वाचन जो डालता हूँ, उनकी जो सूचना है वो उन तक भी पहुँचती है। यद्यपि मैं अभी इस विषय में सफल नहीं हो पाया हूँ कि उनकी उस पर प्रतिक्रिया भी आए, किंतु उन तक पहुँच बनाना, उन तक अपनी बात को पहुँचाना, ये अपने आप में एक पहला कदम है, पहली सीढ़ी है कि हम किसी तरफ बढ़ रहे हैं, समाज में किसी दूसरे कोने तक भी पहुँच रहे हैं। ये तो एक बात। दूसरी बात एक और है कि आपको इस बात का संभवतः आश्चर्य होगा कि पिछले 3 दिन में मुझे 5 सब्सक्राइबर मिले नए, जो 227 थे 232 तक पहुंच गए। प्रतिदिन एक दो करके बढ़ रहे। मैं समझता हूं कि ये सब उस छोटी सी सूचना कार्ड जो था, जो विजिटिंग कार्ड था, उसको देने का परिणाम हो सकता है। ये मेरा मन कहता है। कहीं ना कहीं इसमें भोपाल वाले इवेंट को मैं मानता हूं कि उसका असर कहीं आ रहा है। ये तो बात रही जो कि अपने विषय में कहने का प्रयास किया। प्रयास ये रहता है कि जैसा कल भी कहा था कि मैं का प्रयोग कम से कम हो, लेकिन कहते हैं कि कुछ ना कुछ बताना भी जरूरी होता है ताकि बाकी साथियों को इस बात की जानकारी रहे कि आखिर इनको ब्रांड के रूप में किस लिए प्रमोट किया गया है और ब्रांड बनने के बाद में हमें क्या करना चाहिए। ये आइए अब थोड़ा सा कल के विषय में बात करते हैं। कल एक समस्या आदरणीय सत्यप्रकाश पांडे जी ने डिस्कस की कि जो कार्यशालाएं हो गई हैं, छोटी हो रही हैं, मगर उसका रेस्पॉन्स नहीं मिलता। मुख्य समस्या एक ही है कि रेस्पॉन्स जिस हिसाब से मिलना चाहिए उस हिसाब से। इसके संदर्भ में मैं केवल एक बात कहना चाहूँगा कि पिछली बार की होली में ये जो गई है, इसकी पिछली होली में एक संख्या रखी गई थी कि हम 555 रचनाओं का वाचन कराना चाहेंगे। इस 10 दिन की या 15 दिन की वो कार्यशाला थी, लंबी कार्यशाला थी, नो डाउट। 555 का कराएंगे और उसकी गणना का काम आपके इस भाई को दिया गया। और जिस दिन गणना समाप्त हुई उस दिन वो 555 का लक्ष्य 1544 पर जाकर के समाप्त हुआ। ये जो संख्या थी
वो थी जिसको कि मैं स्वयं देख पाया या सुन पाया। हो सकता है कि क्योंकि मैं भी मनुष्य हूँ, कहीं ना कहीं भूल चूक इधर से भी रही होगी, लेकिन ये संख्या एक ऐसी ऑथेंटिकेटेड है जिसको कि प्रमाणित किया स्वयं अपने दस्तखतों से। तो कहाँ 15 दिन की कार्यशाला में 1540-41, कहाँ 3 दिन की कार्यशाला में, जो कि छोटी कार्यशाला का मतलब ये है कि घनीभूत, कंसंट्रेट, बिल्कुल उसमें डाइल्यूशन का कोई मतलब नहीं है। उसमें कहीं किसी को ये सोचने का अवसर नहीं है कि चलो आज देंगे, अभी तो बहुत दिन है, किसी भी दिन कर देंगे अपनी प्रस्तुति। ऐसा कुछ नहीं, सीमित समय है। समय की सीमा भी बंधी हुई है कि हमें कितने समय के बीच में अपनी प्रस्तुति देनी है। सदस्य वही है, सदस्यों की संख्या कम नहीं हुई है, वही 40, 50, 45 सदस्य हुआ करते थे उस समय। और जो बात उस समय थी कि आप प्रतिदिन भी अपनी प्रस्तुति दे सकते हैं, वही बात आज भी है। तो इसलिए उसमें भी किसी प्रकार की कोई कमी नहीं है। और एक बार नहीं, आप जितनी बार चाहें उतनी बार प्रस्तुति दे सकते हैं, वो भी प्रतिबंध नहीं है। विषय भी नए मिल रहे हैं। निश्चित रूप से प्रोजेक्ट जब ज़्यादा लिखे जा रहे हैं तो नए विषय मिल रहे हैं। सब अपने आप में, सब चीज़ दुरुस्त है। लेकिन जो चीज़ कहीं लग रही है, मैं बिल्कुल स्पष्ट कहना चाहूँगा, इसमें कृपया अन्यथा ना लें कोई भी। जो चीज़ मुझे लग रही है वो ये है कि अब जो विषय चिन्हित किए जा रहे हैं, चुने जा रहे हैं, वो निश्चित रूप से उत्कृष्ट हैं। फिर कहता हूँ, निश्चित रूप से उत्कृष्ट हैं, बहुत श्रेष्ठ हैं, बहुत श्रेष्ठ चिंतन को विवश करने वाले हैं, बहुत श्रेष्ठ चिंतन प्रदान करने वाले हैं। किंतु जब समाज में इतनी ऊहापोह है, इतनी परिस्थितियां बिगड़ी हुई हैं, एक दूसरे के साथ में समाज में जो है वो विघटन बहुत है। हमारे सामाजिक कार्यकर्ता भी उसी समाज का हिस्सा है। उनको भी कुछ पारिवारिक समस्या हो सकती है, या उनका भी कुछ और कार्य हो सकता है, कहीं और चिंतन में व्यस्त हो सकते हैं। तो चूंकि ये उत्कृष्ट विषय हैं, अति उत्कृष्ट विषय हैं, इसलिए इन पर बिना अध्ययन किए हुए बोलना किसी के लिए भी संभव नहीं है। इस बात को हृदय से स्वीकार कीजिए, अन्यथा न लीजिएगा। मैं बहुत खुले मन से विश्लेषण करता कि इन विषयों पर वाचन करने से पहले अध्ययन करना बहुत आवश्यक है, अन्यथा इन विषयों पर वाचन नहीं किया जा सकता। और चूंकि समय किसी के पास नहीं है, समय कोई निकाल नहीं पा रहे हैं, इसलिए प्रतिभागियों की संख्या, वाचनों की संख्या, प्रस्तुतियों की संख्या में गिरावट आई है। स्वीकार कीजिएगा इस पर। पहले जो 10 दिन की, 15 दिन की, 21 दिन की कार्यशालाएं चली हैं, उनमें विषय वो होते थे जो कि एकदम समाज से जुड़े हुए होते थे, जिनमें आपको सोचने का कोई विशेष वो नहीं था। आपने होली की कार्यशाला की, 15 दिन की, होली का वातावरण चल रहा था, समाज में रोज नृत्य, नई नई बातें जो है वो समाज में सुनने को मिलती थी, वही आकर के यहाँ वाचन कर दी जाती थी। उसी पर कुछ अपना जोड़ तोड़ की और रचना पड़ती, तो वो 555 की संख्या 1540 के पार पहुंच गई। लेकिन अब 3 दिन की कार्यशाला में विषय इतना गंभीर है, इतना उत्कृष्ट है कि उसको बगैर पढ़े नहीं कर सकते, और पढ़ने का समय नहीं है वो पढ़े।
इसमें किसी भी प्रकार से ये मानने का कोई औचित्य नहीं है कि हम कहीं विषय के निर्धारण में फेल हो रहे हैं, असफल हो रहे हैं। असफल नहीं हो रहे। लेकिन क्या है कि जब हम किसी उच्च पद पर पहुंच जाते हैं, जैसे कार्यकारिणी के अध्यक्ष हैं या अंतर्राष्ट्रीय अध्यक्ष हैं, अंतर्राष्ट्रीय महासचिव हैं, राष्ट्रीय सचिव हैं, राष्ट्रीय अध्यक्ष हैं, इस प्रकार के जब जब एक ऊपर लेवल, एपेक्स लेवल पर जब हम किसी पद पर पहुंचते हैं, तो अपने कार्यालयों में भी हम देखते हैं, अपने कार्यालयों से यदि हम शिक्षा लें तो वहाँ भी देखेंगे जो ऊपर बैठते हैं वो फिर एक इस प्रकार की बात करते हैं जो सबको स्वीकार्य हो, किसी एक विशिष्ट वर्ग को नहीं। क्योंकि यदि एक विशिष्ट वर्ग की स्वीकार्यता की बात करेंगे तो निश्चित रूप से उसमें एक वर्ग निष्क्रिय हो जाएगा। कुछ लोग सक्रिय होंगे, कुछ लोग निष्क्रिय हो जाएंगे। तो विषय का निर्धारण मैं समझता हूं कि इस प्रकार से रखें जो सामाजिक सरोकार का हो। क्योंकि जैसे मैंने बताया कि हर व्यक्ति हर व्यक्ति जो है वो इस समय वो है, विवश है, व्यस्त है। हर व्यक्ति व्यस्त है, किसी के पास समय नहीं है। लेकिन वो समय चुरा करके अपनी बात करना चाहे तो उसके लिए ज़रूरी है कि उसको विषय ऐसा मिले जिसमें उसको अधिक विचार करने की ज़रूरत ना पड़े, उसको समाज से हर समय वो विचार मिलते रहें, वो वातावरण मिले। प्रभु श्री राम पर कार्यशाला हुई, सबसे सजन के लिए दिया गया, 3 खंडों में उसका वाचन हुआ। उस पर भी बस नहीं हुआ तो 21 दिन की कार्यशाला हुई उस पर रामनवमी पर, उससे भी बात पूरी नहीं हुई तो पुस्तक निकली, आओ अपने राम पर। तो कहने का मकसद ये कि ये विषय इतना विस्तृत था कि इसमें हर व्यक्ति ने, हर सदस्य ने बढ़ चढ़ करके हिस्सा लिया। इसलिए जो सामाजिक सरोकार के विषय हैं, जो सामाजिक सामान्य विषय हैं, जिनसे हर व्यक्ति प्रतिदिन 2-4 होता रहता है, ऐसे विषय हैं, उन पर जब हम कार्यशाला करेंगे तो मेरे विचार से निश्चित रूप से हमें और बेहतर रिजल्ट्स प्राप्त होंगे। अब जहाँ तक बात आई ब्रांड बनाने की, तो ब्रांड के लिए आपने 5 सूत्र दिए थे, बी से लेकर के डी तक के। लेकिन मेरा अपना मानना है, उन्होंने कहा था कि 5 में से यदि 3 भी हैं तो वो ब्रांड बन जाते हैं। लेकिन मेरा अपना मानना यह है कि यदि उसमें केवल डी है, डिवोशन है, तो कहते हैं ना कि रसरी आवड़ जाते सिर पर परस निशान। यदि केवल डिवोशन है और कुछ नहीं है, केवल डिवोशन है किसी कार्य के प्रति, तो वो अपने आप में ब्रांड बन जाता है। वो 5 में से 3 की बात करते थे, मैं 5 में से 1 की बात करता हूँ, केवल 1। परमादरणीय आचार्य श्री कृष्ण द्विवेदी जी उपस्थित हो चुके हैं। मैं उनकी उपस्थिति को सादर प्रणाम निवेदित करता हूँ, चरण स्पर्श करता हूँ, आशीर्वाद की आकांक्षा। गुरुदेव, आपके द्वारा दी गई अंतर प्रेरणा के माध्यम से ये बात कहने का साहस कर रहा हूँ कि किसी को भी अपना ब्रांड बनने के लिए डिवोशन की आवश्यकता है, समर्पण की आवश्यकता है। जहाँ समर्पित हो जाएंगे वहीं से परिणाम निकलने शुरू हो जाएंगे। ईश्वर के प्रति समर्पित हो जाएंगे
तो ईश्वर आपके सारे कार्य स्वतः आगे आगे बढ़ाते चले जाएंगे। किसी व्यक्ति के प्रति समर्पित हो जाएंगे तो हो सकता है वो आपको एक बार धोखा दे जाए, लेकिन यदि आप अंतर्मन से किसी के लिए समर्पित हो जाएंगे तो निश्चित रूप से आज नहीं तो कल आपकी सफलता सुनिश्चित है। बहुत पुराने समय की बात है, लगभग 40-45 वर्ष पुरानी बात है। एक बहुत ही प्रैक्टिकल सा एग्जाम्पल आपको देने का प्रयास कर रहा हूँ कि हमारे एक साथी थे, उनसे कभी हमारी बनती नहीं थी। वो हमेशा कुछ थोड़ा सा उनका व्यवहार अलग किस्म का था। वो कभी किसी से सीधे मुंह बात नहीं करते थे। वो उनकी अपने व्यक्तित्व का, अपने चरित्र का उनका कुछ वो था। तो उन्होंने हमसे कहा कि तुम हमेशा हमसे बात करते हो जबकि हम तुमसे सीधे मुंह बात नहीं करते। तो केवल एक ही वाक्य उनसे कहा कि तुम मेरे से छोटे हो, मैं तुम्हें अपना छोटा भाई मानता ही रहूंगा। आखिर मैं भी तो देखो कि वो बिंदु कहाँ है जहां तक कि तुम मुझे बड़ा भाई मानने से इनकार करोगे। कोई ना कोई समय ऐसा जरूर आएगा जब मैं तुम्हें लगातार छोटा भाई मानता रहूंगा, तो कहीं कभी ना कभी तुम मुझे बड़ा भाई स्वीकार करोगे। तो वो क्या था? वो केवल और केवल एक डिवोशन था, एक समर्पण था, एक रिश्ते के प्रति। इसी प्रकार से जब हम अपने किसी कार्य के प्रति डिवोटेड हो जाते हैं, समर्पित हो जाते हैं, तो निश्चित रूप से वो कार्य ही फिर हमें आगे बढ़ाने में हमारी मदद करता है। मेरा सभी कार्यकारिणी के जो अध्यक्ष हैं, जो अंतर्राष्ट्रीय अध्यक्ष हैं, उन सबसे अनुरोध है कि अपनी अपनी कार्यकारिणी के सदस्यों को कार्य आवंटित करें उनकी रुचि के अनुसार, और केवल एक काम अपने लिए रखें, केवल एक काम अपने लिए रखें। बाकी सारे कार्य अपनी कार्यकारिणी के सदस्यों के लिए सौंपें उनको बाकायदा, और उनको इस बात का विश्वास दिलाएं कि अब इस कार्य को हमें नहीं करना है, इस कार्य को आप ही को करना है। आपको अपना समय निकाल करके इस कार्य को करना है। वो कार्य जब किया जाएगा तो निश्चित रूप से शुरू में थोड़ी बहुत हलचल जरूर होगी, क्योंकि जब कभी कोई व्यक्ति अपने कंफर्ट जोन में होता है और वहाँ से उसको कहीं हिलाने का प्रयास किया जाता है, या वो उसको लगता है कि मुझे अब यहाँ से हिलना होगा, तो थोड़ा परेशानी होगी प्रारंभ में। लेकिन यदि वो व्यक्ति वास्तव में निष्ठावान है तो उस संदेश को, उस निर्देश को बहुत ही सहजता के साथ में स्वीकार करेगा और अपनी कार्य सूची में, दैनिकचर्या की कार्य सूची में वो उसको भले ही थोड़ा सा ही लेकिन स्थान अवश्य है। इसी प्रकार से फिर धीरे धीरे करके डेडिकेशन बढ़ता चला जाएगा, और कोई भी हमारे साथी हो वो सब एक ब्रांड की स्थिति में ऊपर बढ़ते चले जाएंगे। निश्चित रूप से मैं समझता हूँ कि आज कुछ चर्चा हुई। कल आदरणीय सत्यप्रकाश जी ने टिट का वर्णन किया था, TITT। टी का मतलब टाइम, टाइम का मतलब सीधी सी बात है कि जो कार्यशालाओं का समय है, जो कार्यशालाओं का वातावरण अनुकूल जो समय है। उन्होंने केवल समय की बात की थी, मैं कहता हूँ वातावरण के अनुसार, जैसे जिस समय जो मौसम चल रहा है उसके मौसम के अनुसार विषय रखे जाएंगे। फिर दूसरा था इंटरेस्ट, कि सुरुचिपूर्ण,
सुरुचि कब होगी? जब आप समय के अनुकूल जो है वो विषय प्रदान करें। तीसरा था टीम। जब हम अपनी टीम को साथ लेकर के चलेंगे, अपने आप ही हम सारे काम करते चलेंगे, तो हमारी टीम तो सो ही जाएगी निश्चित रूप से। इसलिए टीम के हर सदस्यों को अपनी अपनी जिम्मेदारी को बता करके चलना है कि आपको ये करना है, आपको ये करना है, आपकी ये जिम्मेदारी है। और निश्चित रूप से एक विनम्र शब्दों में इतना भी निवेदन अवश्य कर दीजिएगा कि यदि इस कार्य में असफलता होती है या आप नहीं कर पाते हैं तो स्पष्ट रूप से बता दीजिएगा, ताकि आपकी जिम्मेदारी हम किसी और को सौंप सकें जो कि इस कार्य को करने का उत्सुक हो। ये है टीम का काम। और चौथा अंत में जाता है टेम्परामेंट। जब ये सारी चीज़ें हमारे साथ में होंगी तो निश्चित रूप से एक टेम्परामेंट जो है वो समाज में बनेगा, पटल पर बनेगा, हमारी कार्यशाला में बनेगा, हमारे विचारों में बनेगा, और हम लोगों को ये समझाने में सफल हो पाएंगे कि हमारी इस कार्यशाला का उद्देश्य क्या है। सफलता कदम चूमेगी, निश्चित रूप से चूमेगी, लेकिन इन सब बातों का ध्यान जब रख करके सहजता के साथ में चलेंगे। आदरणीय डॉक्टर रघुनाथ मिश्र सहज बाबू जी अब संरक्षक मंडल में चले गए हैं, इसलिए निश्चित रूप से वो एक उत्कृष्ट व्यक्तित्व, मूर्धन्य विद्वान, वो संरक्षक हैं हमारे कवि के साथ कवि पटल की मंच के डॉक्टर सत्या होपटॉक के। वो पूज्य हैं, उनको हम सादर प्रणाम निवेदित करते हैं। उन्होंने अपने जीवन में या डॉक्टर सत्या होपटॉक से जुड़ने के बाद में जितना कार्य किया है उतना हम संभवतः सोच भी नहीं सकते, उतना हम सोच भी नहीं सकते। इसलिए वो सदैव हमारे लिए प्रणम्य रहेंगे, प्रणाम के योग्य रहेंगे। और इन्हीं शब्दों के साथ में मैं इस समय अपनी वाणी को विराम दे रहा हूँ। और उपस्थित होने के लिए आदरणीय आचार्य श्री श्रीकृष्ण द्विवेदी जी, बहन शशि लाहौटी जी जो कि कोलकाता से यहाँ उपस्थित हैं, मैं समझता हूँ आज मेरे वाचन में पहली बार उपस्थित हुई हैं, या अगर पहले भी हुई हों तो मैं क्षमा चाहता हूँ। पौड़ी से बहन अंजलि डुडेजा जी हैं, देहरादून से आदरणीय विद्युत प्रभा चतुर्वेदी मंजू दीदी हैं, शुक्ला खेड़ा धाम से आदरणीय श्री विधुभूषण त्रिवेदी जी हैं, मेरठ की धरती से भाई दिनेश कुमार शांडिल्य जी हैं, शाहजहाँपुर की धरती से आदरणीय विनीता चौरसिया बहन हैं। सबकी उपस्थिति को सादर प्रणाम निवेदित करता हूँ। और यदि मेरी किसी भी बात से, किसी भी बिंदु से आपको असहजता का अनुभव हुआ हो तो उसके लिए क्षमा प्रार्थी हूँ। धन्यवाद, नमस्कार। कल फिर मिलेंगे 8:30 बजे इसी से। तब तक के लिए आगे आप सबका दिन मंगलमय।